खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:36 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज़ हो चुका है। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ सुबह 10 बजे तक रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनसे हमें गुजरना है, एक एक करके ख़बरों की तरफ चलेंगे, तज्ज़िया और तबसरा होगा और इस प्रोग्राम में कोशिश रहेगी कि मुख्तलिफ इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुँचे, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी खबरें गुज़श्ता 24 घंटों में नहीं आई हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आज और कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत और पाकिस्तान के लिए भी, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए भी, और एक और तारीख रकम होने जा रही है। तारीख में आज अब देखेंगे, जब हिस्ट्री ऑफ द डे का आगाज़ करेंगे तो आज के दिन या इवेंट्स के साथ आपको शुरुआत में बताएंगे कि इस दिन की अहमियत या इसका महत्व क्या है इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं। जहां तक बात खबरों की है तो बात जम्मू कश्मीर के अंदर काश्तकारों से लेकर सियासतदानों तक होगी और उन इलाकों पर हमारी नज़र बिलखुसूस है जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। और आज एक ऐसा ही मामला, एक बस्ती जहां पर उजड़ी है, बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान इस इलाके के अंदर उठाना पड़ा है। थोड़ी देर में मुकम्मल तफसीलात अब तक पहुँचेंगी, बैनुल-अक़वामी सतह की चंद मालूमात अब तक पहुँचाएंगे। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है, ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं। बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं। 5 ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व आप कह लीजिए हो गए हैं और भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्या मुज़ाकराती अमल के लिए कोई दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी सूरत हाल आज दिन भर इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर इन मौज़ूआत पे जाने से पहले दीगर कुछ खबरें भी हैं जो मकामी सतह पर अहमियत की हामिल हैं। सरकारी सतह पर कुछ कामकाज शुरू हुआ है। कल से हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। वक्त और दिन या फिर मकाम तयन कर दिया गया है। सारी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने। उससे पहले आज के दिन की जब बात हो रही है तो एक छोटा सा फॉर्मेट है लेकिन स्पेशल है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि कम वक्त ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीहात, हमारी प्राथमिकता रहती है, प्रायोरिटीज़ में है। हिस्ट्री ऑफ द डे अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है। इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो अक्टूबर की 15 तारीख में कौन से बड़े इंसिडेंट्स थे, घटनाएं थी, वाक़यात थी, वो आपके सामने रखेंगे। और ये सब बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी ज़हूर लोलाबी। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माज़ी में आज के दिन की क्या अहमियत है। आज अक्टूबर की 15 तारीख है, मंगलवार का दिन है, लेकिन आलमी और कौमी सतह पर आज के दिन की क्या अहमियत है, अहम वाक़ात है, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 1931 में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश हुई थी। भारत के सदर भी रह चुके हैं। इनकी पैदाइश आज के दिन हुई थी 1931 में। 1686 में आज के दिन मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने बीजापुर के साथ अमन मुआहिदा किया था। 1932 में टाटा सन्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान की पहली एयरलाइन शुरू की। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1935 में टाटा एयरलाइंस की पहली परवाज बाद में एयर इंडिया के नाम से शुरू हुई। और 1949 में आज के दिन रियासत त्रिपुरा को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। त्रिपुरा के लिए आज का बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन उसको हिंदुस्तान के साथ शामिल किया गया था। 1978 में आज के दिन सोवियत यूनियन ने मशरकी कजाकिस्तान के इलाके में एटमी तजुर्बा किया। ये शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 1978 में। और 1988 में अजुला पाटिल पहली एशियाई खातून बनी जिन्होंने याट में दुनिया का चक्कर लगाया। ये एजाज़ उनको आज हासिल हुआ 15 अक्टूबर 1988 में। और 1998 में हिंदुस्तान की फातिमा बी को गुर्बत के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से अवार्ड मिला। इनाम से इन्हें नवाजा गया था 1998 में। और 2006 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियाँ लगाई। 2024 में आज के दिन पाकिस्तान में SCO का इजलास आज से शुरू हो रहा है। आज और कल 2 दिनों तक ये इजलास जारी रहेगा, जिसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी शिरकत कर रहे हैं। और फिलहाल इन 2 दिनों तक सबकी नज़रें पाकिस्तान पर रहेगी। और 1918 में आज के दिन शिरडी के साईं बाबा का इंतकाल हुआ था, वफ़ात हुई थी उनके आज के दिन। और 1969 में सोमालिया के सदर कैबिद राशिद तेली शेरमा का कत्ल आज के दिन हुआ था। उनकी मौत वाक़ा हुई थी, हुकूमत वहाँ पे पलटी थी। ये कुछ चंद अहम वाक़ात थे आलमी और कौमी सतह की जो हमने एक एक करके आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की अहमियत और इफादियत क्या है। अब सीधा खबरों पर चलेंगे और सबसे पहले बात हमसाया मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि आज सबकी नज़रें पाकिस्तान पर है।
पाकिस्तान में आज से शंघाई ताउन तंजीम जो है सरबराही इजलास आज से शुरू हो रहा है। और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां पे वो इस्लामाबाद में इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और भी कई अहम वफद है जो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि आज से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो दुनिया भर की नजरें आज पाकिस्तान पर इसलिए हैं क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे बड़ा इवेंट है और इस इवेंट में भारत और पाकिस्तान आज की हेडलाइंस है। वजह ये कि एक तवील मुद्दत के बाद 10 साल का अरसा बीत गया, कोई भी वज़ीर ख़ारजा इन 10 सालों में पाकिस्तान भारत की तरफ से नहीं गया, ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए और ये तस्वीरें इस्लामाबाद और आसपास के हिस्सों में असेंबली पूरी तरीके से तैयार है। तमाम ममालिक की जो जिम्मेदारान हैं, मंदूबीन हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदूर हैं, जिनमें भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इन 10 सालों में पहले ऐसे वज़ीर बने हैं जो इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, इस्लामाबाद और कराची के अंदर कोशिशें बहुत पहले से चल रही थी और मार्च पास अलग अलग जगहों पर स्पेशल स्क्वाड्स कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस्लामाबाद से कराची तक जो मार्चेस हो रहे हैं इंपॉर्टेंट रास्तों पर, और ट्रैफिक प्लान भी आज यानी 15 और कल 16 तारीख के लिए बन चुका है। आज जब एक टेबल पर तमाम लीडरान बैठेंगे तो भारत का वफद भी होगा। थोड़ी देर बाद दारुल हुकूमत दिल्ली से इसकी रवानगी होनी है और इतलात है कि 11:30 पौने 12 के आसपास पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंडियन डेलीगेशन पहुंचेगा, जिसकी क़यादत भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। पिछले साल मई के महीने में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। बेंगलुरु के अंदर SCO का इजलास हुआ था और ये जो हरूफ तहजी वाला मामला है यानी अलिफ से ये तक, ये इसी हिसाब से उसी मुल्क की बारी जिसको जिस हिसाब से पाकिस्तान के बाद इतलात ये हैं कि अगला जो इवेंट इस पाकिस्तान को वापस मिलना है वो 2026 में मिलना है। तो हरूफ तहजी के लिहाज से जिस मुल्क का नाम जिस हरूफ के साथ शुरू होता है उसको SCO में बारी दी जाती है और सबसे पहले उस हिसाब से यानी A to Z, ए से आप शुरू करेंगे, अर्जेंटाइन से शुरुआत इसकी होगी, Z तक आप चले जाएंगे, जिम्बाब्वे, जम्बिया कह लीजिए, किसी भी मुल्क तक इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो ये तरतीब वाइज बनाए जाते हैं। भारत के अलावा ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस भी इसका हिस्सा है। डायलॉग पार्टनर्स इनको कहा जाता है। सलामती सूरत हाल पर भी बात होती है और बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक एतबार से किसी भी दुनिया के हिस्से में इन ममालिक को काम करना पड़ जाए तो हम आहंगी को यकीनी कैसे बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के लिए और भारतीय वफद के वेलकम के लिए इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। भारतीय सहाफ़ियों का ग्रुप कल ही अटारी वाघा सरहद से लाहौर पहुंचा और वहां से इस्लामाबाद बाई रोड वो गए और इतलात हैं कि बहरीन, इजिप्ट, कतर, मालदीव, चीन, म्यांमार, मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका के जिम्मेदारान भी कुछ कल पहुंच चुके हैं और आज मजीद वफद पहुंचेंगे। साथ साथ रशिया का सबसे बड़ा डेलीगेशन होगा, 70 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया है क्योंकि हाई सिक्योरिटी इवेंट होता है। किसी भी तरीके से कोई बाद में जाकर सवालात ना उठे, कोई चूक कहीं पर हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो शंघाई ताउन तंजीम सरबराहन का इजलास अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और दोपहर 1 बजे के आसपास पहली बैठक होनी है, पहली मीटिंग होनी है। सरबराहन की काउंसिलर्स की जो कुर्सी है हरूफ तहजी के हवाले से दी जाती है, यानी अलिफ से ये तक जिसका जिस हिसाब से नाम आता होगा उस हिसाब से कुर्सियां लगाई जाएंगी। तो भारत और पाकिस्तान उस हिसाब से दूर आते हैं, एक बेस है, एक पेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीटिंग है, क्या इसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर कोई बात होगी? तो इस सवाल का जवाब ना मैं अभी तक समझ आता है क्योंकि भारत ने पहले क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के साथ इस मामले पर कोई बात नहीं। इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज जो हैं, जो इवेंट है, उस हिसाब से इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर अभी तक की इतलात के मुताबिक हर वज़ीर आज़म के साथ, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ 16 अफराद इजलास में शरीक होंगे। इजलास को हर मुमकिन तरीके से कामयाब करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की गई हैं और सर्च एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। पुलिस के साथ वजारत ख़ारजा, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, FC, बाकी सूबाई पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच के अफसरान, जवान भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की कोशिशों में पिछले 1 हफ्ते से लगे हुए हैं और आज इस ग्रिड को मजबूत करने की कोशिश है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज जो बड़ी खबर इस पूरे इवेंट में है और रहने वाली है, दैट इज़ भारत पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, जब उनका वेलकम किया जाएगा तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगी,
क्या भारत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल बहाल हो सकेंगे, उसके लिए आज राह हमवार होती हुई दिखाई देगी या नहीं। दोनों लीडरान को दोनों तरफ से देखना होगा। पाकिस्तान अगरचे काफी उत्सुक, काफी पुरजोश नजर आया है, लेकिन भारत की जानिब से अब तक इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर पाकिस्तान तक काफी आवाजें उठी और कहा गया कि मसला कश्मीर का हल हो, लेकिन भारत का वाज़ेह मौक़िफ़ कि टेरर एंड टॉक्स कांट टुगेदर, आप दहशतगर्दी और मुज़ाकराती अमल को एक साथ ले जाना चाह रहे हैं, ये एक टेबल पर बैठकर नहीं होगा। इसलिए भी इस इजलास पर सबसे ज्यादा नजरें हैं कि दो ममालिक हमसाया ममालिक हैं, मौक़िफ़ अलग अलग हैं। एक मुल्क बहुत आगे बढ़ चुका है, एक सोच रहा है कि ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, और पिछले दिनों का बयान एक जो हमें समझ में आता है, और एक नहीं दो मरतबा भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर करता, कोशिश होती, तो जितने या अभी तक कर्ज IMF से या बाकी ममालिक से जाकर लेता है, हम वो सारा कर्ज देने के लिए, चुकाने के लिए तैयार थे। वज़ीर आज़म ने भी इससे पहले कहा कि ताल्लुकात तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे हो, लेकिन हर मुल्क को कोशिश करनी है, सिर्फ ये ना देखे कि दिल्ली से ही तमाम कोशिशें होंगी। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल, दहशतगर्दी, इन मामलात पर बातचीत ज़्यादा अब इतनी गहराई में भी नहीं जानी चाहिए, इनसे बहुत आगे भारत बढ़ चुका है और मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है और बाज़ मुबस्सिरीन इसको इस एतबार से भी देखते हैं कि कोई ज़्यादा बर्फ़ नहीं पिघलेगी, इंटरनेशनल इवेंट है, बस भारत अपनी ड्यूटीज़ दे रहा है, और इससे अब यहाँ क्या होगा, ये बड़ी बात है सोचने वाली कि अगर कल को जाकर किसी भी तरीके से मुज़ाकराती अमल होते हैं, कल को जाकर कोई इम्कान भारत और पाकिस्तान के दरमियान बनता है, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस इवेंट को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल अगर तारीख में कहीं लिखा जाता है भारत और पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल आगे करने के लिए आए, या आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती अगर दोबारा बहाल हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार दोनों तरफ से माने जाएंगे और इस इवेंट को बहुत तारीखी उस एतबार से माना जाएगा। ये तो बात दोस्ती की और एक तरफ की बात। अब जरा दूसरे मुल्क की बात करते हैं, भारत और कनाडा की दोस्ती बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोनों तरफ से बुरी खबरें आई और पिछले 2.5 साल से जो कुछ हो रहा था, इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात जिन चीज़ों को लेकर थे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब अगरचे हैं, यही सूरत हाल भारत और कनाडा के दरमियान भी हो सकती है। और आज बिलाखिर वही हुआ, वो तमाम पेशगोइयाँ सच साबित हुई, क्योंकि भारत और कनाडा में ज़बरदस्त तकरार शुरू हो गया है और नजर तनाज़े के दरमियान कैनेडियन सफारतकारों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 19 अक्टूबर को रात 11:59 यानी 12 बजे से पहले पहले भारत छोड़ दें। इधर 6 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए जब कहा गया है, तो कनाडा ने भी भारत के हाई कमिश्नर समेत बेशतर जो सिफारती एहलकार हैं, जो अमला वहां पर काम करता है, उसको निकालने का फैसला कर दिया है, मुल्क बदर कर दिया है। जबरदस्त तनाज़े में दोनों ममालिक घिर गए हैं और इन सब के बीच भारत ने कनाडा से हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर समेत कुछ ओहदेदारों को वापस बुलाने के साथ कनाडा के 6 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। दिल्ली के इस हुक्म के चंद घंटों के अंदर कनाडा ने भी फौरी तौर से रद्दअमल जाहिर किया और 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। कनाडा ने भी साथ साथ आपको भी बताते चलें कि सिफारतकारों को मुल्क बदलने करने की जब अनाउंसमेंट की, तो ये पेशरफ्त कब हुई, जब SCO का इजलास भी होने जा रहा है। जब SCO का मैंने शुरुआत में कहा, जो रुकन ममालिक हैं, जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर नेशन हैं, उनका इसमें कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बात पर ज़रूर वो फोकस करेंगे कि आपसी ताल्लुकात कम से कम बेहतर किए जा सकें। वज़ीर आज़म की जानिब से मुसलसल कोशिशें की गई, जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकातें हुई, वज़ारत ख़ारजा से कोशिश हुई, और आप सबको याद होगा खालिस्तानी हामी हरदीप सिंह नज्जर की जब मौत हुई, उनका कत्ल किया गया, तो कनाडा के अंदर हुकूमती सतह पर इल्ज़ामात लगे कि नजर तनाज़े के पीछे भारत का हाथ है। और भारत के जो सफारतकार, जो डिप्लोमेट्स इस वक्त बैठे हुए कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने इस कत्ल के वारदात को सब कुछ जानने के बावजूद भी नज़रअंदाज किया, कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। कनाडा के इल्ज़ाम है, लेकिन भारत का क्लियर मौक़िफ़ इस पर यह है कि आप सबूत पेश करें, बेबुनियाद, गलत और इस तरीके से इल्ज़ामात आयद ना करें कि दो ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब हों। एट द एंड ऑफ द डे हुआ वही। अब तक मुकम्मल तौर पर कनाडा नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि उसको जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को अब इलेक्शंस भी हैं, प्रेशर वो भी एक तरफ से है, और सिख वोट भी काफ़ी ज़्यादा हासिल करना है, तो वो सारी हिमायत करने का एक प्रोसेस है। इस एतबार से पॉलिटिकल पंडित्स इसको देखते हैं। मगर 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक ये 6 सफारतकार, जिनको कनाडा पहुँचने या हिंदुस्तान छोड़ने का भारत ने हुक्म दे दिया, तो दूसरी तरफ रिएक्शन भी इसका हुआ, वहाँ से 6 लोगों को मुल्क बदर कर दिया गया। और जो निकाले गए सफारतकार हैं, इनमें एडम जेम्स चोपका हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, पावला और जिला हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं,
कनाडा के सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का यह फैसला तब हुआ जब भारत ने नजर के कत्ल में बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा से अपने हाई कमीशन को न सिर्फ वापस बुलाने का फैसला किया था, बल्कि ये भी कहा था कि आप कम से कम इस पर सबूत प्रोवाइड कीजिएगा, हम इसके बाद कोई जिम्मेदारी लेंगे बसूरत दीगर आपके इल्जाम थे। तो एक प्रेस रिलीज भी आप बीच में देख रहे होंगे जब भारत सरकार ने अपने ऑफिसर्स को, अपने डिप्लोमेट्स को वापस लाने का फैसला किया। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। प्रो खालिस्तानी हरदीप सिंह नजर को करार दिया जाता था, जो अक्सर भारत मुखालिफ बयानात देता था, सोशल मीडिया पर पैगाम आते थे। और भारत के जो हाई कमिश्नर हैं संजय वर्मा और बाकी उनके साथी डिप्लोमेट्स, वो भी जब उनको मुल्क बदर करने का ऐलान किया गया तो इसको टोटली नाकाबिले कबूल भारत सरकार की जानिब से करार दिया गया। लेकिन ओवरऑल जब आप खाका खींचते हैं पता चलता है कि ऑल इज़ नॉट वेल, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इस सिलसिले में हमने देखना होगा कि इसके असरात आने वाले दिनों में सिफारती ताल्लुकात पर किस हिसाब से पड़ेंगे, और क्या इतना कुछ होने के बाद किसी तरह की कोई कोशिश ऐसी नजर आएगी कि कम से कम दोनों के दरमियान थोड़ी सी सही दोस्ती बनी रहे। ये तो एक तरफ की बातें थी। अब बात दीगर कुछ खबरों की जो मकामी सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात, और एक अहम तरीन वाक़या या आप बुरी खबर कह लीजिए, इस पर हम ज़रूर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको उर्स पाक की तकरीबात भी हुई हैं, उस ताल्लुक़ से भी ज़रा आपको डिटेल्स देते चले। और अब से कुछ देर पहले मोए मुक़द्दस के दीदार भी कराए गए हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों से तस्वीरें आई, लेकिन श्रीनगर की तस्वीरें जो हम तक पहुँची हमारे नुमाइंदे के ज़रिए, और उर्स की तकरीबात और इरफान फाजिल ने जो थोड़ी देर पहले हम तक विजुअल्स पहुँचाए, वो आपको दिखाना सबसे पहले ज़रूरी। ये तस्वीर और मनाजिर श्रीनगर के हैं, क्योंकि पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी भर में तकरीबात, और सबसे बड़ी जो तकरीब है वो खानियार श्रीनगर और अमीरा कदल के आस्थानों पर मुनक़िद हुई। पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स के सिलसिले में कश्मीर सूबे में आज तकरीबात का इनेकाद जो रात भर भी चलता रहा, शबखानी हुई, और इसके पेश नज़र कल पूरे दिन भी सरगर्मियाँ चल रही थी, इक़दाम किए जा रहे थे। सबसे बड़ी तकरीब आस्थाने खानियार श्रीनगर में हुई, अमीरा कदल श्रीनगर में भी मुनक़िद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आए अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी और अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद हुए। ज़ायरीन को मोए मुक़द्दस के दीदार थोड़ी देर पहले कराए गए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के दीदार तस्वीर आपके सामने है, और उसकी तकरीबात आसार शरीफ पिंजूरा शोपियाँ, खानकाह दस्तगीर साहब बारामूला, सोनवाद श्रीनगर, जनाब साहब सोरा, नादी हल रफ़ियाबाद, बांडीपुरा, खिरम सिरहामा, जलचंदारा हंदवारा, तुजर शरीफ सोपुर और कश्मीर के दीगर कई इलाकों के मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों में ये तकारीब मुनक़िद हुई। शब खानी की तकरीबात में ज़िक्र अज़कार, दुरूद व सलाम, नातो मनक़बत, ख़त्मातुल मौज़्ज़मात का सिलसिला भी नमाज फ़ज्र तक जारी रहा। और तफसीलात के मुताबिक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा, जिन्हें हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम से भी जाना जाता है, सालाना उर्स तकरीब के सिलसिले में पूरी वादी में तकारीब के लिए पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियाँ पहले से मुकम्मल की थी। अक़ीदतमंदों की भारी शिरकत तमाम जगहों पर हुई, और दस्तगीर साहब के तबरुकात के दीदार से भी हज़ारों लोग फैज़याब हुए। रात की भी ज़रा तस्वीरें आपको उर्स पाक की दिखाते चलें। और शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी वादी में जोशो खरोश और मजहबी अक़ीदत व एहतराम देखने को मिला। भरपूर मुज़ाहिरा अक़ीदतमंदों ने किया। सबसे बड़ी तकरीब, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि खानकाह गौसुल आज़म दस्तगीर खानियार श्रीनगर में, जो कि अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुई, हज़ारों अक़ीदतमंद बशमूल ख़वातीन ज़िक्र व अज़कार में महवर रहीं और रूह परवर मजालिस का हिस्सा बने। दुआया मजालिस का अहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के अंदर अमन, सलामती, भाईचारे और खुशउस्लूबी के साथ ज़िंदगियाँ गुजारी जाएँ, लोग मिलजुल कर रहें, और मज़हब के नाम पर जो मुनाफरत इस वक्त फैलाई जा रही है उससे बचा जाए, इसके लिए ख़ास दुआओं का अहतमाम किया गया।
Mesihoge Pasar, Mesi Matlab Dasra, Mesan Dalil Tawa, Mardan Shiva, Muridan Shiva, Yad Tasbar. आगे बढ़ते हैं, बात अब खिते चिनाब की किश्तवाड़ की करते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के वारवन इलाके में क़यामत सुगरा देखने को मिली, जहां पर आतिशज़दगी के वाक़ात में अभी तक करीबन 70 से ज़ायद मकान जो है वो रिहायशी मकान है वो आग की लपेट में आई है। साथ ही साथ एक मस्जिद शरीफ को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि वारवन का ये इलाका एक पहाड़ी इलाका है जहां पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, फायर टेंडर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस आग ने भयानक शक्ल इख्तियार की और बहुत कम वक्त में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। 70 के करीब रिहायशी मकान हैं जो इस आग की जद में आ गए हैं। एक मस्जिद शरीफ भी है जो आग की जद में आ गए हैं। ताहम जब बचाव कार्रवाई वहाँ पे शुरू की गई वो भी कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस इलाके में तकरीबन 70 के करीब मकान जो है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। एक चारे से ये आग नमूदार हुई, चारे को आग लगी जिसने देखते ही देखते जो इलाके में रिहायशी मकान थे उनको अपनी लपेट में ले लिया। साथ ही साथ एक मस्जिद शरीफ है उसको नुकसान पहुंचा है और आग की इस वारदात में 70 से ज़ायद रिहायशी घर है जो खाकस्तर हुए हैं। ताहम ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ और फिर इंतज़ामिया अनंतनाग उन्होंने भी इसमें कार्रवाई की और कहीं ना कहीं आग को काबू पा लिया गया है। बता दें कि इधर सूबाई इंतज़ामिया की भी सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। तमाम तर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो वहाँ पे पहुँचाई गई है ताकि जो मुतासरीन हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इस हवाले से भी कार्रवाइयाँ जारी है। लेकिन ये भयानक आग वार्ड 1 के किश्तवाड़ इलाके में जहाँ पे 70 के करीब घर जलकर खाकस्तर हुए। एक एक करके आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं और गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले इस दूर दराज इलाके की तस्वीर। ज़िला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस इलाके में जो जनूबी हिस्से के साथ भी आता है, एक तरफ लद्दाख, एक तरफ जनूबी कश्मीर और एक तरफ किश्तवाड़ हेडक्वार्टर। लेकिन तमाम तर इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ इंतज़ामिया थी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। उसका नतीजा ये है कि आपके सामने ये मस्जिद की तस्वीर, इसके अलावा जो घर थे, आशियाने थे, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। हमारे साथ अजय शान भी ज्वाइन किए हुए हैं और अपने नुमाइंदे पीर मुजफ्फर के पास भी चलेंगे क्योंकि दोनों साइड से इमदादी कार्रवाइयाँ हासिल करनी पड़ी हैं। दोनों साइड से इमदादी कार्रवाइयाँ हासिल करनी पड़ी हैं और बड़ी बात यह है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक 70 प्लस जो मकानात जले हैं, ये मस्जिद की तस्वीर गालिबन है जो हमारे पास पहुंची है। इन इलाकों के अंदर जितनी इमदाद पहुंचाई गई है वो ना के बराबर है, जो हमारी चंद मकामी लोगों से बात हुई है। लेकिन मज़ीद ज़रा इस पर तहकीक करते हैं, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से। अजय, रात को जब हमने बात की थी तो आग के शोले उस वक्त भी भड़क रहे थे, सूरत हाल बहुत ख़राब थी। और पहली तस्वीर दोबारा दिखाइएगा जिसमें ये नज़र आ रहा है कि रात के वक्त में भी ऐसे मनाजिर थे कि पूरी बस्ती जल रही थी, यानी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इस वक्त की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, रात को जो पोजीशन थी उससे अब तो बेहतर है, लेकिन जो लोग थे वो वहीं पर डेरा डाले हुए थे। जिनका सब कुछ क्या था उनको, हालांकि मुकामी लोग जो आस पड़ोस के लोग थे वो अपने घरों में लेके लेना जाते थे, लेकिन वो वहीं पर अपना सब कुछ बटोर रहे थे जो कि राख हो चुका था। गनीमत यह रही कि अनंतनाग से जो फायर टेंडर्स पहुंचे उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल पाया जा सका है और जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से काफी मदद मिली है, चाहे उनको जो प्रभावित लोग थे उनको खाने की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था। लेकिन जो खबरें वहां से आई, कोई भी अब उस अपने उजड़े हुए आशियाने को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। वहीं पर देर रात तक बैठे रहे, सरद हवाएं चल रही थी, उसके बावजूद वही शोलों के आसपास ही बैठे रहे। लेकिन अभी वो लपटे नहीं हुए हैं वहां पर, लेकिन धुआं लगातार वहां पर उड़ रहा है। आसपास से भी इमदाद आनी शुरू हो गई और आज सुबह ही फौज के हेलीकॉप्टर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आला अधिकारी जो डिवीजन के वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो भी इमदाद पहुंची वो ना के बराबर है। हो सकता है कि आज देर शाम तक कुछ राहत इन लोगों को नसीब हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा इशू है
और एग्जैक्ट नंबर ऑफ विक्टिम्स कितना है वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो जो डीसी किश्तवाड़ से आज सुबह हमारी बात हुई है, तो उनका कहना था कि एक आध घंटे में तस्वीर क्लियर होगी, इसमें रेजिडेंशियल हाउसेस कितने हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर कितने हैं और काउ शेड्स कितने हैं। क्योंकि ये जो आबादी है ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर सर्दियों के लिए 6-6 महीने के लिए ये लोग राशन, पशुओं के चारा और दूसरी चीजें डंप करके रखते हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कट जाती थी। और इस बार इनका ये सब कुछ छिन गया है और ऊपर से सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। तो आने वाला समय जहां इन लोगों के लिए काफी दिक्कत भरा होगा, जो प्रशासन है खासकर उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। एक चीज और भी जो हमारे नोटिस में है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर 5 लाख रुपए, ये 5-5 लाख रुपए रेड क्रॉस से ओवरऑल दिए गए हैं या सबको 5-5 लाख जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं? देखिए, इसमें जो डिजास्टर के तहत ये सारी बताया जा रहा है कि पेमेंट दी जा रही है। रिलीफ जो है, फौरी रिलीफ जो है वो कुछ अमाउंट रेड क्रॉस की तरफ से दिया जा रहा है, और जो मटेरियल है जिसमें बेडिंग है, बेड शीट्स हैं, टेंट्स, कल 40 टेंट्स यहाँ से रश किए गए हैं, कुछ किचन सेट्स हैं, वो रेड क्रॉस की तरफ से दिए जाने हैं। और जो फौरी तौर पर कुछ पैसा है वो रेड क्रॉस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी इमदाद है वो सारी डिजास्टर की तरफ जानी है। उसके लिए जो प्रॉपर एक रेवेन्यू की फाइलें वगैरह बनती हैं वो प्रोसेस भी इनिशिएट कर दिया गया है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे होना है। तो जो अथॉरिटीज का कहना है कि सरकार की तरफ से मजीद कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। अजय, समझ में आती है एक वसी फेलियर है। आप एक उस बेल्ट के अंदर, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर आग लगती है, फिर हेल्प लेनी पड़ती है साउथर्न पार्ट से जाकर, फिर एक बड़ी आबादी, लेकिन फायर टेंडर का ना होना, क्या वाकई में ये एक बड़ी मुसीबत बना कल के टाइम में? अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि फायर टेंडर्स होते या कोई ऐसा बंदोबस्त होता, शायद कुछ हद तक चीजें बच सकती थी, कुछ हद तक नुकसान कम हो सकता था। या बड़ा वाकई में इस चीज को हम एक फेलियर माने और हुकूमतों की सिस्टम के नजरअंदाज करने का नतीजा आज आपके सामने है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे ये इलाके हैं इनको हमेशा कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, इनको दिया गया कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड की डिमांड हर इलाके से आती रही। मड़वा सब डिवीजन है, एक बड़ा सब डिवीजन है जिसमें दक्षिण, वार्डन और मड़वा आता है। एक भी फायर टेंडर इस इलाके में नहीं है। छात्रों में कई हादसे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर कुछ दिनों के लिए उनको फायर टेंडर दिया गया। खाली जो फायर टेंडर है आपको किश्तवाड़ हेडक्वार्टर पार्टर में मिलेंगे, उसके अलावा कहीं पर। अजय, जब हम इस आग वारदात की बात करते हैं तो 70 से ज्यादा मकानात थे और ज्यादातर इसमें रिहायशी मकानात थे और फिर काउ शेड्स भी थे। तो किसी की जानी या माली नुकसान की कोई इतला, जानी नुकसान की कोई इतला या जख्मी होने की कोई इतला? जरूर, देखिए गनीमत यह है कि दिन को ये आग लगी है। अगर रात को होता तो शायद कुछ जानी नुकसान होता, लेकिन इस बार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इवन जो माल मवेशी थे वो भी ये लोग बाहर निकाल चुके हैं सेफली, जो ताज़ा तरीन खबरें हमारे पास आई हैं। हालांकि कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ जवानों को चोटें जरूर आई हैं, किसी को कील चुभे हैं, किसी को किसी तकलीफ से लगी है, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजय, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हम मुजफ्फर के पास भी चलेंगे, सर्दर्न बेल्ट से हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुजफ्फर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, ये बताइएगा कि साउथ कश्मीर वाली साइड से क्या इमदाद हो सकी है? हमारी जो जानकारी है कि इस साइड से भी शायद एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ज़्यादा मदद मुतासरीन की जा सकती है। और कल हुआ भी ये कि फायर टेंडर्स को अनंतनाग वाली साइड से, कोकरनाग से बुलाना पड़ा, हालत इतनी ख़राब हो गई थी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या इमदाद की जा सकी है, कितनी कार्रवाइयाँ आगे चली? कम से कम ये कहा जाए कि इनिशियली उन लोगों को राहत मिली हो जिनके आशियाने इस वक्त उजड़े हैं। आसिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो ये भयानक आग वहाँ पे रुनमा हुई थी जिसमें करीबन 70 से लगभग 80 जो घर मुतासर हुए वो राख के ढेर में तब्दील हुए। लेकिन सुबह सुबह मेरी बात हुई है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग सुहेल अहमद से, तो उन्होंने कहा कि जो ही वहाँ पे ये वाक़ा पेश आया, तुरंत जो SDM किश्तवाड़ है या DC किश्तवाड़ है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो फायर टेंडर्स है उसकी यहाँ पे अशद जरूरत है। तो तुरंत उन्होंने यहाँ से कश्मीर साइड से 4 फायर टेंडर्स वहाँ पे रवाना किए, जबकि 2 वापस आ गई, 2 वहीं पे और देर रात ही वहाँ पे आग पे काबू पा लिया। लेकिन सुबह सुबह मेरी बात हुई है कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वहाँ पे एक चॉपर लगा हुआ है जो साज सामान लेके उस मुतासिर जगह पे जा रहा है जहाँ पे लोगों को इस वक्त अशद जरूरत है। जबकि अभी आप बात कर रहे थे अजय से कि जो विंटर है उसने बिल्कुल दस्तक दी है और जो ये अफराद है, जो ये मुतासिरीन है, बेयार मददगार है, इनको अब आसमान तेरे अपनी जिंदगी गुजारने
करनी पड़ेगी, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तुरंत इनिशिएटिव लेते हुए इनके लिए इमदाद के हवाले से इकदाम उठाने शुरू किए। वहीं जो कश्तवाड़ के जो बैतुल माल है उन्होंने भी फी कुंबत 10,000 रुपया देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जितने भी NGOs है वो सामने आ गए, रेड क्रॉस हो या बाकी एजेंसियां, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोज है। और मैं बता दूं ये जहां पे ये कि ये होलनाक वारदात पेश आई, रुनमा हुई, वहां पे जो मसला था वो एक तो फायर टेंडर का पहुंचना था, क्योंकि जो वहां पे रास्ता यानी कि जो रोड है बिल्कुल खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों को वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल सा दुश्वार सा बन गया है। अब वहां पे ये सुनने में आया है कि जो गड्ढे हैं उनका सहारा लिया गया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं अब ये कोशिश है सरकार की कहीं न कहीं फिलहाल जितने भी वहां पे ये मुतासिरीन हैं उन तक राहत कार्य के हवाले से इकदाम उठाए गए या बदकारी के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो कुछ अब 10 या 20 कुंबे वहां पे बच गए हैं और अल्लाह का ये करम था कि जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं बता दूं आसिफ, जहां मारव वाड़वन की बात आप कर रहे हैं, वही देर्रा साउथ कश्मीर से भी ड्यूटू शांग से भी एक आग की होलनाक वारदात रुनुमा हुई, जिसमें करीबन 3 रिहायशी मकान आग की नजर हो गए। और ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन अब चूंकि मैं बता दूं काफी ड्राइनेस की वजह से जो खुशकसाली पेश आ रही है, वजह से भी आग काफी भड़क उठी। एक चीज ये भी फाइनली बताइएगा, आप जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ साउथ कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसा आपने SDM का जिक्र किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का, ये इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला अब भी जारी है? दिन में क्या होगा, क्या प्लान्स हैं, या कोई इतलात जो हमारे पास थी कि शायद डिवकॉम भी दोनों साइड से इस इलाके का रुख कर सकते हैं, आज जायजा ले सकते हैं, नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा? बिल्कुल आसिफ, इस हवाले से जो पहले ही मैंने आपसे बात की कि जो SDM कुकरनाग है वो बराबर इन टच है इस वक्त SDM कश्तवाड़ से या डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ से। उन्होंने उनको पूरा भरोसा दिया, आश्वासन दिया है जितना भी आपको हमारी तरफ से सपोर्ट चाहे वो मेडिकली तौर पर तिबी सहूलियात के हवाले से बात करें, चाहे हम इस वक्त फायर टेंडर्स की बात करें। लेकिन अल्लाह का करम है कि जो वहाँ पे जो आग उस पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त चापुर्स की खिदमत भी वहाँ पे हासिल की गई है, जो सामान लेके उस मुतासिर जगह पे जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की बात करें, वो भी इस वक्त इन टच है डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ से, SDM कुकरनाग, SDM कश्तवाड़ से। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जितने भी रजाकाराना तंजीमें हैं या निजी इदारे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं इन मुतासिरीन के लिए वो इस वक्त भरपूर इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। जी काफी इस वक्त सरगर्म नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे पीर मुजफ्फर और बता रहे थे, और ये भयानक तस्वीरें उस इलाके की हैं जहाँ पर अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी खिदमत हासिल की जा रही हैं। और ये वो इलाका है जिसको मुसलसल, जैसा अजय भी बता रहे थे, नज़रअंदाज किया गया। सियासी एतबार से भी ये इलाका आप कह सकते हैं कि पसमानदगी का शिकार रहा। लेकिन अभी जब इलेक्शंस हो रहे थे, हमने बैक टू बैक लीडर्स के दौरे यहाँ पर देखे। तवक्को करते हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जब जो लोग जीते भी या हारे भी, तब भी जिम्मेदारी समझकर या अपना फ़र्ज समझकर इस इलाके के अंदर मुतासरीन से मुलाकात करें और जैसे मुमकिन हो कम ज़्यादा जो भी किया जा सकता है इस मुश्किल घड़ी से उनको निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगले 6 महीनों का, जिसमें जानवरों का चारा भी था, खुद के लिए अशियाई ज़रूरियात थी, गर्म मलबूसात थी, बाकी सारी चीज़ें लकड़ी वगैरह इकट्ठी करके 6 महीना ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इलाका कटा रहेगा। तो मुश्किलात ना हो, वो सारा साजो सामान इकट्ठा किया गया था वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है, नजर आतिश हुआ है। इसके बाद मुसीबत ज़्यादा है कि सर्दी भी है, बाकी चैलेंज ये कि रास्ता भी नहीं है, मवासलाती निज़ाम नहीं है, फायर टेंडर्स नहीं है। कैसे इन सारे चैलेंजेस से दोनों साइड की इंतज़ामिया इस वक्त फौरी तौर पर निपटेगी, काम करेगी, ताकि कम से कम थोड़ी ही सही जो उम्र भर की कमाई थी, जिन लोगों ने बड़ी मुश्किल, ज़्यादातर जो हमारे पास जानकारी है कि मज़दूर तबका है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी की सतह से निजी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, BPL ख़ानदान हैं, और इन कुंभों को फौरी तौर पर राहत पहुँचे, इन लोगों को इस वक्त कम से कम मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा सके। इसके लिए इंतज़ामिया को इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। जितना हो रहा है वो शायद हमारी नज़र में और आम भी जिस हिसाब का इलाका है, लोग देखेंगे जोग्राफिया एतबार से, तो बहुत कम है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल। कल 24 घंटों के दौरान
94 दुकानें और मकानात खाकस्तर हुए हैं जम्मू कश्मीर में। गुरेज दुलेल के अंदर भी यही हुआ, धावर में, वहां पर भी फायर टेंडर्स नहीं थे और लोगों ने बाद में बंद किया, जिसमें ट्रेड यूनियन भी सामने आई। यही हाल तो मैक्सिमम एरियाज में सरकारों की बातें हुई, रास्ते बनाने की बातें हुई, लेकिन इस एतबार से भी कि कल यहाँ पर कोई कुदरती आफत आ सकती है, मुश्किल सूरत हाल बन सकती है, आग लग सकती है, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, उससे निपटने के लिए इकदाम कहीं नजर नहीं आते हैं। उम्मीद है कि इसके बाद जरा हुकूमत जो नई कल से जिम्मेदारी संभाल रही है उसके भी कान खुले और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9:12 हो रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके सामने और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली सियासी दलबदली या फिर पेशरफ्त के ताल्लुक से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात अब मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हवाले से करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली की एक अदालत में उनके केस पर समाअत होनी है और जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है रेगुलर बेल के हवाले से, उस पर आज समाअत होगी और अदालत का क्या फैसला आज होगा उस पर सबकी नज़रें होगी। आपको बता देंगे आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल ज़मानत का मामला, उस पर आज जो है हुक्म जारी होने का इम्कान है, समाअत होगी और फिलहाल इंजीनियर रशीद अबूरी ज़मानत पर बाहर है, रिहा है और उन पर इल्ज़ाम है मिलिटेंसी फंडिंग का, और उस मामले में आज समाअत होगी और इस हवाले से सबकी नज़रें आज दिल्ली की कोर्ट पर होंगी, जहां पे जो इंजीनियर रशीद मेंबर पार्लियामेंट है बारामुल्ला से, उनके केस पर आज समाअत हुई। आपको बता दें कि इस हवाले से एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह, जिन्होंने 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद को ज़मानत दी थी ताकि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम चला सके, और उस हवाले से आज तक वो फ़िलहाल उसी आर्जी ज़मानत पर रहा है। इससे कबल उनकी बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त पर हुक्मनामा मौखर कर दिया था। बता दें कि 2019 में इंजीनियर रशीद को गिरफ़्तार किया गया था NIA की जानिब से मिलिटेंसी फंडिंग मामले में, और उसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद थे। ताहम बाद में उनको पूरी ज़मानत मिली ताकि वो इंतखाबी मुहिम चला सके। लेकिन अब आज सबकी नज़रें दिल्ली पर होंगी कि दिल्ली की अदालत की जानिब से उनके हक़ में क्या फ़ैसला आएगा, क्योंकि रेगुलर बेल के लिए उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उस पर आज समाअत होनी है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उनको रेगुलर बेल मिल सकती है। इम्कानात काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद पर जिस नौयत का केस है, जिस तरह के इल्ज़ामात हैं मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने का, तो शायद मुश्किल सूरत हाल फ़िलहाल इस वक्त नजर आती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अदालतों की हो रही है, कार्रवाइयों की हो रही है, तो बात ज़रा आपको ED की भी बताते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 14 साल पुराने केस में जिसमें तहकीकात चल रही है, कार्रवाई वादी कश्मीर के अंदर की है। पेपर लीक केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदाद वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर जो अब तक कार्रवाइयां होती रहीं,
या अब तक अलग अलग मकामात पर हमने देखा कि छापे पड़ते रहे, इस सिलसिले में तहकीकात की हैं, कार्रवाई की है। और जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUT जिसको आप कहते हैं या CET 2012 का केस है। पेपर लीक मामले में गैर मनकुला जायदाद या इमूवेबल प्रॉपर्टीज जब्त कर ली है जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। एजेंसी की जानिब से जो तफसीलात शेयर की गई हैं 2002 के इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको आप PMLA भी कहते हैं, इसके तहत 1.31 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जो आर्जी तौर पर जब्त हुई हैं, ये जायदादें सज्जाद हुसैन भट्ट की हैं, मोहम्मद अमीन गनई की है, सुहेल अहमद वानी की है और शबीर अहमद डार। श्रीनगर और इसके गिरदोनवाह में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये जायदादें वाक़ हैं और ED की यह कार्रवाई 2012 के मेडिकल सवालनामा, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला था, उसमें तहकीकात से वाबस्ता है, जिसका मकसद इस स्कैंडल में शामिल अफराद को जवाबदेह ठहराना है और मुलव्वसीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो कार्रवाइयाँ इस वक्त चल रही हैं। 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, JK CET का पेपर 2012 में, जो कि कार्रवाई भी इसमें कर रही थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा क्राइम ब्रांच भी इसमें अपना काम कर चुके हैं और 2.5 करोड़ के आसपास कहा गया कि पैसा जमा किया गया। उस वक्त जब पेपर लीक किए गए, पैसे के एवज पेपर फरोख्त किए गए। 54 लोग जो इस केस में थे, 46 जिन पर केसेस जब लगे तो जाकर साबित हुआ कि 46 लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। 8 लोगों को इसमें छोड़ दिया गया और जो लोग कन्विक्ट्स हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, मुल्जिम हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनके वालिदैन भी हैं। उनको 1 से 6 साल की जेल बिलतरतीब हुई, कुछ को 1 साल की, कुछ यानी जिस नौयत का केस था उस हिसाब से। और जो मेन कल्प्रिट था वो चेयरमैन बोपी मुश्ताक पीर 23 नवंबर 2013 को गिरफ्तार हुआ था। क्राइम ब्रांच की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला था कि उन्होंने मुश्ताक अहमद पीर जो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी बोपी के, CET 2012 का पेपर आंसर कीज के साथ 60 लाख रुपए का फरोख्त किया। हाई कोर्ट ने बाद में मुश्ताक पीर को जाकर बेल दी, लेकिन केस अभी भी खत्म नहीं हुआ, तहकीकात चल रही हैं और हो सकता है कि मजीद इसमें बाद में गिरफ्तारियां भी हो। फिलहाल 4 लोगों की जायदादें जो जब्त कर ली गई हैं, इन 4 में से इतलात के मुताबिक फारूक अहमद इत्तू, सज्जाद हुसैन भट्ट, मोहम्मद अमीन गनई, सुहेल अहमद वानी, शबीर अहमद डार, ये पेपर लीक करने और उसके बाद इसको फरोख्त करने या बेचने में भी इनका हाथ था। तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अलग अलग मकामात पर शहर श्रीनगर में जब्त कर ली गई है। इस केस पर हमारी आगे भी नजर रहेंगी क्योंकि तहकीकाती एजेंसी जैसे जैसे डिटेल सामने लाएंगी आपके सामने रखेंगे। अब बात जरा करते हैं आज और कल के दिन की। जम्मू कश्मीर के लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट, आज तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। SKICC श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वो इसलिए क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर शहर श्रीनगर में कल एक अहम तरीन तकरीब जिसको हल्फ बर्दारी तकरीब कहा गया, शपथ ग्रहण कहा गया। उमर अब्दुल्ला के साथ 9 वुज़रा इतलात के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे, हल्फ उठाएंगे, ओथ लेंगे और सुबह 11:30 बजे ये तकरीब मुनक्किद होगी। उमर अब्दुल्ला मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के पहले वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। ये एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर को वज़ीर आला मिलने का एक प्रोसेस होगा, लेकिन पिछला जो वज़ीर आला था वो आपके सामने साबिका रियासत में था। उमर अब्दुल्ला जिनको इनविटेशन लेटर जा चुका है, प्रदीप कुमार भंडारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के, उनकी तरफ से जो मकतूब उनको दिया गया या लेटर ऑफ इनविटेशन आप कह लीजिए कि आइए सरकार बनाइए, आपके पास वक्त है। आपकी तरफ से जो नाम दिए गए थे जिसमें लेटर ऑफ सपोर्ट्स का भी जिक्र किया गया है। 11:30 का वक्त, SKICC मकाम और 16 अक्टूबर बुध का दिन तयन कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर्स की एक लंबी तारीख है। गुलाम मोहम्मद सादिक से 1965 से 67 के दरमियान वाले पीरियड से आप शुरू करेंगे तो उमर अब्दुल्ला 12वें चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बनने जा रहे हैं। वैसे तो कहानी प्राइम मिनिस्टर से शुरू होती है। कांग्रेस के महरचंद महाजन 15 अक्टूबर 1947 के बाद 5 मार्च 1948 तक रहे प्राइम मिनिस्टर 142 दिनों तक। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये भी 157 दिन और 5 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर वज़ीर आज़म रहे। बख्शी गुलाम मोहम्मद जिन्होंने 10 साल 125 दिन 2 टर्म्स थी, एक टर्म जो उनकी 1951 के इलेक्शन के बाद और फिर दूसरी टर्म 1957 इलेक्शंस के बाद सफ़ा कदल से जीत कर आए थे। ख्वाजा शमसुद्दीन जनूबी कश्मीर से इनका ताल्लुक था, ये भी प्राइम मिनिस्टर बने।
और इस दौरान हमने एक पीरियड देखा सदर रियासत का डॉक्टर करण सिंह का, जो कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम ही 10 साल 125 दिन के आसपास, और डॉक्टर करण सिंह जो 1965 तक सदर रियासत रहे, बाद में जाकर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में उनको वजीर ले लिया गया। गुलाम मोहम्मद सादिक टंकीपुरा से कामयाब होकर आए। 1 साल 30 दिनों तक कांग्रेस से इनका ताल्लुक था, प्राइम मिनिस्टर रहे। जहां तक बात चीफ मिनिस्टर्स की है तो गुलाम मोहम्मद सादिक ही अमीरा कदल से जीते थे, 6 साल 257 दिन तक पहले चीफ मिनिस्टर बने। सैयद मीर कासिम इसके बाद कांग्रेस की तरफ से 1967 के इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर बने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1972 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 साल 29 दिनों के लिए, फिर बीच में गवर्नर रूल रहा। फिर उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गांधरबल से जीत कर आए, छठे ये चीफ मिनिस्टर बने 1977 में, और ये पीरियड था जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। फिर इनके फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन ये उनका पहला पीरियड था, 1 साल 298 दिन, ये जाकर 1982-83 में बने। फिर इसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह MLC थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 1 साल 247 दिन तक 84 से 86 के पीरियड के दरमियान ये चीफ मिनिस्टर रहे। फिर यहाँ पर गवर्नर रूल नाफिज हुआ, फिर प्रेसिडेंट रूल नाफिज हुआ। फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गांधरबल से वालिद मोहतरम जहाँ से जीत कर आए थे, इस बार उमर अब्दुल्ला जीते। इस सीट से 1987 में MLA बने और 3 साल 73 दिन तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद गवर्नर रूल लगा 19 जनवरी 1990 से 18 जुलाई 1990 तक, 180 दिनों तक। फिर जाकर पोस्ट वैकेंट रही तो प्रेसिडेंट रूल लग गया 1996 से 82 तक। ये सबसे लंबा जम्मू कश्मीर की तारीख में अब तक प्रेसिडेंट रूल था। कुल मिलाकर 13 साल डायरेक्टली मरकज़ का रूल रहा है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर आप देखेंगे तो अब तक 13 साल से ज़्यादा का जो अरसा है, इसमें 6 साल 90 से 96 तक, जब तक फारूक अब्दुल्ला तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनते, जिसमें कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, जिसमें हमने देखा कि मिलिटेंसी को फ़रोग काफ़ी ज़्यादा मिला। उस एरा में 6 साल तक प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोबारा से जीते, कामयाब हुए 6 साल 9 दिनों तक, 9 अक्टूबर 1996 से 18 अक्टूबर 2002 तक जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर रहे, 9वें चीफ मिनिस्टर आप कह लीजिए। फिर 10वें मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम पहलगाम से जीत कर आए। 10वें चीफ मिनिस्टर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से 3 साल तक का अरसा इन्होंने गुजारा। गुलाम नबी आज़ाद 2 साल 252 दिन तक 11वें चीफ मिनिस्टर। फिर इसके बाद उमर अब्दुल्ला को फिर से जिम्मेदारी मिली, बीच में फिर से गवर्नर रूल लगा 11 जुलाई 2008 से 5 जनवरी 2009 तक, 178 दिनों तक जिम्मेदारी रही। और उमर अब्दुल्ला फिर गांधरबल से जीत कर आए, 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक रहे, यानी तकरीबन 6 साल 3 दिन तक के लिए। इसके अलावा फिर वैकेंट रूल बीच में चला गया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा जो बतौर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की रहीं, और इन्होंने 4 अप्रैल 2016 को जिम्मेदारी संभाली, 20 जून 2018 तक रही, 2 साल 77 दिनों तक। फिर वैकेंट सीट रही, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा। गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल जो अब कल ख़त्म हो जाएगा, फॉर्मल ऑर्डर्स और गेजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, यानी 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अब कितने दिन जब तक सरकार चलेगी तब तक जिम्मेदारी रहेगी, बल्कि 13वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो जिम्मेदारी संभालेंगे। और दूसरी बार उनको मौका मिला तो मरकजी वजीर भी रहे, रियासती काबीना का हिस्सा रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, MLA रहे, आज भी MLA हैं। और इसके बाद दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है। सुबह 11 बजे ये अहम तरीन तकरीब होगी श्रीनगर के अंदर। हल्फबर्दारी तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वज़रा के नाम हो सकता है कि आज दोपहर बाद सामने आ जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 9 इनकी तादाद हो सकती है, जिनकी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 16 अक्टूबर पर सबकी नजरें होंगी जब उमर अब्दुल्ला UT के पहले वज़ीर आला के बतौर हलफ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नई हुकूमत के बाद हलफबर्दारी के बाद प्रोटेम स्पीकर जो है उसका इंतखाब किया जाएगा। नई हुकूमत बनने के बाद प्रोटेम स्पीकर का तकर्री होगी ताकि जो MLAs है उनकी हलफबर्दारी हो। और फिलहाल अब्दुल रहीम रथर का नाम सामने आ रहा है कि वो प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। ज़राए से खबर आ रही है कि अब्दुल रहीम रथर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर फ़िलहाल तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें कि हुकूमत की तश्कील के बाद तमाम MLAs की हलफबर्दारी के लिए
प्रोटेम स्पीकर का तकर्रुर किया जाएगा। हलफ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन उसका भी इंतखाब होना है। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की बतौर वज़ीर आला और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद एक प्रोटेम स्पीकर का तकर्रुर किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस वक्त तक कानून साज असम्बली चलाने के लिए हलफ लेंगे जब तक कि स्पीकर का ओहदे का बाज़ाब्ता इंतखाब नहीं हो जाता। फिलहाल 80 साला अब्दुर्रहीम रथर जो 7वें रिकॉर्ड मुद्दत के लिए कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं और सबसे पुराने MLA हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जब हम MLAs की बात करते हैं तो अली मोहम्मद सागर और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि CPIM के रुकन हैं और MLA भी है कुलगाम से, ये 7वें और 5वें मियाद के लिए ऐवान में मुंतखब हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रोटेम स्पीकर को हलफ देना होता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में ऐवान में मौजूद तमाम 90 जो MLAs है उनकी हलफ बर्दारी होगी, जिसके बाद स्पीकर का भी इंतखाब होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद MLAs की हिमायत और कांग्रेस इत्तेहाद की तादाद अब 55 के करीब होने के साथ अपने तौर पर अक्सरियत का हिस्सा भी अबूर कर लिया है। स्पीकर का इंतखाब फ़िलहाल प्रोटेम स्पीकर का इंतखाब महज रस्मी होगा। स्पीकर का इंतखाब मुतफ़िका तौर पर होने का इम्कान है जब तक कि 90 के ऐवान में से जो 29 नशस्तें भारतीय जनता पार्टी के पास है उनको भी कंसिडर में लिया जाएगा। उसके बाद डिप्टी स्पीकर पर सबकी नज़रें होंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका मुतालबा कर चुकी है कि वो अपोजिशन पार्टी के तौर पर डिप्टी स्पीकर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी मांगेगी, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें ये डिप्टी स्पीकर का ओहदा देगी, इस पर सबकी नज़रें होंगी और ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल सबकी नज़रें 16 अक्टूबर पर होगी जब उमर अब्दुल्ला जो है वो वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे और उसके बाद फिर प्रोटेम स्पीकर का भी इंतखाब होगा, जिसके बाद जो बाकी MLAs है वो भी हलफ लेंगे। फ़िलहाल सलाम जी के जारी है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
चलिए ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हुए हैं और बात हुकूमत साजी की हो रही है। तो आपको बता दें कि चर्चाएं जो है या बातचीत जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हवाले से जारी है और चर्चा जो है वो राज्यसभा के हवाले से भी जारी है कि राज्यसभा में इस बार किन को भेजा जाएगा, किन लीडरों को मौका दिया जाएगा। और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े लीडर हैं वादी कश्मीर से, जिनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। साथ ही साथ जम्मू से भी एक लीडर को मौका मिल सकता है, उसको भी राज्यसभा भेजा सकता है। कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडर फिलहाल फहरिस्त में हैं और बीजेपी से एक रुकन राज्यसभा जाएगा, 3 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाएंगे। और जो नाम अभी सामने आ रहे हैं जिन पर फिलहाल बातचीत जारी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, नासिर असलम वानी है, सज्जाद अहमद किचलू है, कि इनको इस बार राज्यसभा भेजा जा सकता है। साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिन पर अभी बातचीत जारी है, हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है, उनमें सुरेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ सकीना इतू, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है। मीर सैफुल्ला और कैसर जमशीद लोन, उनका भी नाम सामने आ रहा है। हसनैन मसूदी, जावेद राना, इलीम अहमद सागर, इनको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिस्ट में जो है वो शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है जब उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब उनको ऑफर आएगा उसके बाद ही वो पार्टी हाईकमान से रब्ता करेंगे और उसके बाद ही वो इस वाले से फाइनल कॉल लेंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर राज्यसभा में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडरान को भेजा जा सकता है, जिनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आ रहा है और 2 कश्मीर से होंगे और साथ ही साथ एक जो है वो जम्मू से होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी यूटी के सदर रविंद्र रैना को हराया था, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ सकीना इतू, जो कि खातून एमएलए है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको भी मौका मिल सकता है। सैफुल अमीर है, कैसर जमशीद लोन, इन 2 में से एक को मौका मिल सकता है। कुपवारा से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनको खबरें आ रही है कि उन पर बातचीत जारी है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। साथ ही साथ नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, हालांकि असम्बली इंतखाबात में हल्का इंतखाब कुपवारा से वो हार गए थे, ताहम अब राज्यसभा उनको भेजने की तैयारी है। साथ ही साथ उनके हवाले से खबर ये भी है कि जो डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, गांदरबल और बडगाम। गांदरबल की सीट वो रख सकते हैं लेकिन बडगाम की सीट वो छोड़ सकते हैं और वहाँ से हो सकता है कि नासिर असलम वानी को वहाँ से मैदान में उतारा जा सके। कुल मिलाकर फिलहाल अभी हाथ में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जो है वो जारी है। 3 लीडरान को नेशनल कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा में भेजा जाएगा, 2 वादी कश्मीर से होंगे, एक जम्मू से होगा। साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके हवाले से भी बातचीत फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस जो इंतखाबात हुए असम्बली इंतखाबात, उनमें मायूसकुन कारकर्दगी रही। सिर्फ 3 ही सीटें वो कश्मीर सूबे से हासिल कर सके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद देखा जाए तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने हासिल की। जम्मू खिते में भी पार्टी की मायूसकुन कारकर्दगी रही, क्योंकि 2014 की बात करें तो 2014 में सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हासिल की थी, 28 सीटें उन्होंने ली थी और फिर हुकूमत भी बनाई थी। लेकिन इस इंतखाबात में मायूसकुन कारकर्दगी और शिकस्त का सामना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को करना पड़ा, क्योंकि महज 3 सीटों पर ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सिमट गई। वहीं सबसे 19 साथ ही साथ हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू से सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी, जिन्होंने 29 सीटें हासिल की। कांग्रेस को भी मायूसकुन कारकर्दगी कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम की। 2014 की बात करें तो 28 सीटें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हासिल की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने करीबन 25 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार नताइज मुख्तलिफ निकले, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई। कुल मिलाकर आप देखेंगे जम्मू सूबे से भी कोई अच्छी खबर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नहीं है। 19 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो दूसरे नंबर पर आए और कहीं पर पहले नंबर पर बीजेपी, कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उस दौरान
पीडीपी का मैक्सिमम एरियाज के अंदर सफाया हो गया। बहुत सारे इलाकों के अंदर ओवरऑल आप देखेंगे आज़ाद उम्मीदवार, यूनियन टेरिटरी के अंदर डोमिनेशन इनकी भी रही है। दूसरा स्पॉट मुतअद्दिद इलाकों के अंदर रहा, सेकंड प्लेस पर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बाद। कश्मीर प्रोविंस के अंदर हालत ख़राब हुई थी, सिर्फ 3 ही सीटें मैक्सिमम सीटों में से जहां पर हासिल करने की कोशिशें हुई थी, मगर ये सारी चीज़ें इनके फेवर में नहीं गई। तो 2014 में जो ज़्यादा सीटें थी इस बार नाकस कारकर्दगी 3 तक तो आई, लेकिन जिन एरियाज़ में वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा था या रिवायती वोट बैंक हुआ करता था, उन एरियाज़ के अंदर भी बिल्कुल भी कोई अच्छी खबर पीडीपी के लिए नहीं है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सलाम जेके में आगे चलकर एक खास प्रोग्राम आप देखेंगे। इस प्रोग्राम में हम दोनों को इजाजत देंगे। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत से आवाम को क्या उम्मीदें हैं? फिदा हुसैन ने साउथ कश्मीर के अंदर लोगों की नब्ज समझने की कोशिश की, अलग अलग अजला से आप तक बात पहुंचाई। इससे पहले कि हुकूमत बने लोग क्या सोचते हैं, सहाफ़ी क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल पंडित्स क्या कहते हैं, इस खास प्रोग्राम में आप ब्रेक के उस पार देखिएगा फिदा हुसैन के साथ।